Hello students, I am Savita Sharma, JL in Economics, here to explain you Economics, English Medium, Intermediate first year. Today we are discussing in Unit 6 Theories of Distribution. So we can start now. The theory of distribution explains the contribution of each factor of production in the production. They are land, labor, capital and organization. Like other goods and services have a market where their price are determined for their uses in production process. If the total factor rewards are summed up well, it gets national income, which also indicates the incomes of the owner of this factor. So, what we can understand by this, हम ये समझे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनका रिम्यूनरेशन देना क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है. और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. उनको उनका जो उत्पादन में, प्रोडक्शन में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए उनको उनका रिवॉर्ड देना, रिम्यूनरेशन देना, वो क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन. तो जैसे अदर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइंड होते हैं, ठीक वैसे ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका प्राइस भी उनके डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइंड होता है. और जितने भी लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका जो प्राइस है उसको यदि हम ऐड कर लें, जोड़ लें, तो हमको क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम मिल जाता है. तो चैपमैन ने क्या कहा, अदर इकोनॉमिक्स क्या डिफिनेशन देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम देखेंगे चैपमैन डेफिनेशन. तो चैपमैन डिफाइंस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर द शेयरिंग ऑफ इनकम प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन among them as the reward for their services in the production process. तो अभी जो हमने समझा वही प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन की जो काम चल रहा है, क्रिया चल रही है, उसमें प्रोडक्शन के फैक्टर्स ने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए उनको क्या रिवॉर्ड दिए, वही उनका रिवॉर्ड ही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. The factors that determine the price of factor of production like other goods and services are their demand and supply. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जैसे गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइंड होता है, सेम वैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस भी डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइंड होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट. तो फर्स्ट वी कैन learn about rent. Okay, concept of rent. There are two concepts in rent. These are contract rent and economic rent. तो सबसे पहला फैक्टर है लैंड. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड. तो रिवॉर्ड ऑफ लैंड इज कॉल्ड रेंट. तो रेंट कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है. कॉन्ट्रैक्ट रेंट यानी ठेके का लगान, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिक रेंट, इट मीन आर्थिक लगान. तो कॉन्ट्रैक्ट रेंट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट रेंट? Contract rent is also known as gross rent. This is included interest for the capital used in making improvements. तो जो ठेके का लगान है उसमें बहुत से या आइटम्स शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं. ये क्या है, व्हाट्स द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल. जो लैंड को यूजफुल बनाने के लिए जितना भी हमने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट आता है. उसको सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो भी हमने कैपिटल वहां पर यूज किया है उसको हम क्या कहते हैं, उसका जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल यूज इन मेकिंग इम्प्रूवमेंट. डिप्रेशिएशन एंड मेंटेनेंस चार्जेस. और जो भी भूमि में ह्रास होता है उसकी वैल्यू डिवैल्यूड होती है या कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, उसको रख रखाव के लिए जो भी खर्चा करेंगे, उसमें सुधार के लिए जो भी हम खर्चा रखते हैं उसको डिप्रेशिएशन बोलते हैं. तो डिप्रेशन एंड मेंटेनेंस, जो भी प्रबंध के लिए जो भी चार्जेस है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रेंट में शामिल होता है. वेजेस ऑफ मैनेजमेंट. तो जो मैनेजमेंट प्रबंध करने के लिए जो भी हमको मजदूरी देनी पड़ेगी, वेजेस ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध के लिए जो भी मजदूरी है वो इसमें इंक्लूड होगी. सम प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. तो सम प्रॉफिट एज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, जो भी हमने जोखिम वहन किया, रिस्क उठाया, उसके लिए हमको जो रिवॉर्ड मिलता है या कुछ लाभ मिलता है वो इसमें शामिल होता है. और थर्ड इज इकोनॉमिक रेंट. और इकोनॉमिक रेंट भी कॉन्ट्रैक्ट रेंट में शामिल होता है, इंक्लूड होता है.
Economic rent. Economic rent is a surplus arrived at by deducting interest, depreciation, wage, reward for risk from rent, from gross rent. तो मैंने आपको ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रेंट बताया, ये ग्रॉस रेंट बताया, उसमें से यदि हम केवल इकोनॉमिक रेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको, ग्रॉस रेंट में से जो अदर आइटम्स है उसको माइनस कर देना है। क्या अदर आइटम्स है, जैसे इंटरेस्ट, डिप्रेशिएशन, वेजेस, रिवॉर्ड और फॉर रिस्क, ये सब को हमको प्लस कर लेना है और जो भी आया वैल्यू उसको माइनस कर देना है, किसमें से, ग्रॉस रेंट में से। हमें क्या मिल जाता है, इकोनॉमिक रेंट। इन इकोनॉमिक रेंट इज अ सरप्लस इनकम ड्रिवन इन इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक, सर यहाँ से कट कर सकेंगे ना थोड़ा भी। इन इकोनॉमिक्स रेंट इज अ सरप्लस इनकम derived from the ownership of land and other free gifts of nature। तो इकोनॉमिक रेंट क्या है, जो कि हमको नेचर से जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट मिला है उसके ऊपर जो एक प्रॉफिट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट के हम ऑनरशिप रखते हैं या हम उसके स्वामी हैं, इसीलिए हमको इकोनॉमिक रेंट मिलता है। इट इज अ सरप्लस अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आया, खर्चा आया, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, इकोनॉमिक रेंट है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, रेंट इज एन इकोनॉमिक सरप्लस। यदि हम आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स का व्यू देखें, विचार देखें, तो क्या पता चलता है कि रेंट इज एन इकोनॉमिक सरप्लस। ये एक आर्थिक आधिक्य है, एक इकोनॉमिक सरप्लस है, बचत है बोल सकते हैं, आधिक्य बोल सकते हैं, इकोनॉमिक सरप्लस है। द रिकॉर्डियम थ्योरी ऑफ रेंट। अब रेंट में यदि हम थ्योरीज देखें, क्या क्या सिद्धांत है, तो इसमें जो फेमस है वो सबसे पहला सिद्धांत है द रिकॉर्डियम थ्योरी ऑफ रेंट। तो डेविड रिकॉर्डो, अ क्लासिकल इंग्लिश इकोनॉमिस्ट ऑफ 19th century, presented the classical theories of rent। तो जो क्लासिकल थ्योरी रेंट की है, प्राचीनतम सिद्धांत लगान के ऊपर है, रेंट के ऊपर है, वो सबसे पहले डेविड रिकॉर्डो ने दिया 19th century में, और ये प्राचीन अर्थशास्त्री हैं और इनका सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट कहलाता है। डेविड रिकॉर्डो डिफाइंस रेंट एज फॉलोज। रेंट इज दैट पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible power of the soil। ये क्या बोलते हैं डेविड रिकॉर्डो, लगान क्या है और क्यों मिलता है। तो सबसे पहला लगान किसको मिलता है, लैंडलॉर्ड को मिलता है, ओके। और क्यों मिलता है, क्योंकि जो लैंड है उसमें गॉड गिफ्टेड ओरिजिनल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी गॉड गिफ्टेड एक मूल, यानी ओरिजिनल, क्या बोलना चाहिए उसको, जो मूल रूप में गॉड से हमको मिला है और जो कि उसकी जो पावर्स है, शक्तियां हैं, वो अविनाशी है। द डिफरेंसेस बिटवीन द अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो रेंट इज डिफरेंशियल सरप्लस प्रोड्यूस ऑफ द सुपीरियर लैंड एंड द मार्जिनल रेंट। तो रिकॉर्डो क्या बोलते हैं कि ये रेंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो रेंट इज डिफरेंशियल सरप्लस, यानी ये क्योंकि जो हर लैंड है, each land has fertility ग्रेड, वो लेस भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। जो फर्टिलिटी ग्रेड यदि हाई है तो उसको प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगा, और जो लेस फर्टिलिटी लैंड है वहां पर प्रोडक्शन कम होगा। तो ये क्योंकि किसमें भेद है, किसमें डिफरेंस है, फर्टिलिटी में डिफरेंस है, किसके, लैंड के, इसीलिए जो डिफरेंशियल सरप्लस, जो एक्स्ट्रा ज्यादा फर्टाइल लैंड को मिल रहा है प्रोडक्शन, वो क्या है, उसका रेंट है। प्रोड्यूस ऑफ द सुपीरियर लैंड एंड द मार्जिनल लैंड। तो जो श्रेष्ठ है, सुपर्ब है, जिसकी फर्टिलिटी ए ग्रेड की है, हायर है, उसको रेंट मिलता है। द मार्जिनल लैंड इज कॉल्ड नो रेंट लैंड। और जो मार्जिनल लैंड है, जो सबसे अंतिम वाली लास्ट लैंड जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें कोई रेंट नहीं मिलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेंट अप्लाइज टू बोथ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो रिकॉर्डो क्या बोलते हैं कि ये जो डिफरेंशियल रेंट है, ये जो विभेदात्मक लगान है, डिफरेंशियल रेंट है,
ये किसमें होता है? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, जिसमें कि हम लैंड के क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लैंड के साइज को हम बढ़ा सकते हैं। वहाँ जैसे जैसे एक लैंड का साइज है उसी में हम और एक्स्ट्रा लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, फिर और आगे एक्स्ट्रा लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वहां पर तो ये इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन में भी इम्प्लीमेंट होता है। इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या है? जहाँ लैंड का साइज तो चेंज नहीं हो रहा है, लैंड का साइज सेम है, उसमें हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं? कैपिटल और लेबर को बढ़ा रहे हैं, तभी भी यह इम्प्लीमेंट होता है। एक्सप्लेनेशन: the theory is based on the assumptions of perfect compilation where cost production of a unit of a factor is equal to its revenue। ये क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला क्या माना है रिकॉर्डो ने अपने प्रिंसिपल में या थ्योरी में कि जो प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ अ फैक्टर इज इक्वल टू इट्स रिवेन्यू। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है? उसकी रिवेन्यू के इक्वल है। जितना भी खर्चा एक यूनिट को उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए लग रहा है, उससे जो हमको इनकम मिल रही है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। रेंट इज अ डिफरेंशियल सरप्लस अबव द प्राइस। और जो ये रिवेन्यू है या प्राइस है, उससे ऊपर एक्स्ट्रा जो भी मिल रहा है वही रेंट है। हाउ दिस सरप्लस अराइज इज इलस्ट्रेटेड बिलो बाय एन एग्जांपल। ये कैसे आया, ये रेंट सरप्लस कैसे आया प्राइस से एक्स्ट्रा, ये हम देखेंगे। Example: according to this theory, on the basis of quality and fertility, land is of different grades, that is A, B, C, etc. तो मैंने आपको पहले ही बताया इसमें क्या माना गया है कि फर्टिलिटी लैंड की डिफर है, अलग अलग है, कोई ज्यादा फर्टाइल है, कोई कम फर्टाइल है, तो इसीलिए हमने उसको ग्रेड दिया। जो ए ग्रेड की है यानी उसमें फर्टिलिटी ज्यादा है, इसी तरह से बी सी उसमें कम फर्टिलिटी है। Due to increase in population for their food needs, some people may go and settle down in a new place। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है तो लोग क्या कर रहे हैं? नए शहर में, नए देश में जाकर बस रहे हैं, नए जगह पर बस रहे हैं। In table, the first batch of settlers will cultivated the most fertile land, that is A grade land। जो सबसे पहले पहले लोग जाकर बसे नए देश में, तो उन्होंने क्या किया? पूरा अनयूज्ड लैंड पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया? ए ग्रेड की लैंड को, जो कि मोस्ट फर्टाइल लैंड है। Here, the cost of production in the form of labor and capital is rupees 6,000 to produce 250 bags of food grain। जब पहली बार कुछ लोग नए देश में, नई जगह पर जाकर सेटल हुए, तो उन्होंने सबसे पहले जो मोस्ट फर्टाइल लैंड है उसको यूज किया, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 6,000। किसके लिए आया? 250 बैग्स उन्होंने प्रोड्यूस किया, ग्रेन यानी अनाज, फूड ग्रेन प्रोड्यूस किए, तो 250 बैग्स के लिए 6,000 रुपीज उनको प्रोडक्शन कॉस्ट आया। देन द रिटर्न फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रोड्यूस विल बी जस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये 250 बैग्स को बेचने से जो इनको इनकम आई, रिवेन्यू आई, वो कितना है? उसके कॉस्ट के इक्वल, यानी इज इक्वल टू 6,000 रुपीज। As the total revenue and total cost of production are equal, rent does not arise on A grade land। क्योंकि हम अभी केवल अकेला ए लैंड को यूज किए, कंपैरिजन के लिए दूसरा कोई लैंड नहीं है, तो यहाँ पर जो उसका कॉस्ट है उतना ही रिवेन्यू है, तो जो रिवेन्यू से सरप्लस में एक्स्ट्रा कुछ भी उनको अभी इनकम नहीं हुआ है, इसीलिए क्या हुआ? कॉस्ट और रिवेन्यू इक्वल है, तो वहां पर रेंट नहीं आया। If some other people go and settle down in that area, the second batch of settlers will cultivate the second grade land which are less fertile। अब और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया, सेम उसी प्लेस पे अब नए और कुछ लोग आकर सेटल हुए, तो ए ग्रेड की लैंड अब खत्म हो गई थी। ये जो दूसरा बैच आया सेटल होने के लिए, उन्होंने ये जो न्यू सेटलर्स है उन्होंने क्या यूज किया? बी ग्रेड की लैंड को यूज किया। तब हम क्या देखें कि ये जो बी ग्रेड की लैंड है वो लेस फर्टाइल है compared to A grade land। Okay, so hence the same rupees 6,000 worth cost of production on the same extent of land will result in an output of 200 bags of food grains। No rent arise in case of B grade land। अब जब बी ग्रेड में उन लोगों ने कल्टीवेशन किया, खेती किया, तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 6,000 रुपीज दिया, लेकिन यहाँ पर कितना वो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाए? 200 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन्स वो प्रोड्यूस कर पाए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जितना ये 200 बैग्स के लिए उनका कॉस्ट था 6,000, उतना ही उनको रिवेन्यू मिला। तो यहाँ पर जो बी लैंड है वहां पर तो कोई रेंट नहीं मिला, लेकिन हम कंपेयर करें बी
के प्रोडक्शन में और ए के प्रोडक्शन में। तो हमने क्या देखा कि बी का जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वो कितना है 200 बैग ऑफ फूड ग्रेन, और ए के लिए कितना है 250 बैग ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है ए ग्रेड को, ए में कितना एक्स्ट्रा आया, ए ग्रेड लैंड में 50 बैग एक्स्ट्रा आया। यदि इसको हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 1500। ये 1500 कैसे आया, जो बी ग्रेड लैंड है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 6000 रुपीज, वहां प्रोडक्शन कितने बैग्स हुआ है 200 बैग का फूड ग्रेन, तो 6000 डिवाइडेड बाय 200 आप यदि करेंगे तो आपको कितना आएगा 30 रुपीज। अब 30 रुपीज को आप 50 से इंटू कर दीजिए, क्योंकि ए ग्रेड में कितना एक्स्ट्रा बैग प्रोडक्शन हुआ है 50 बैग, तो 50 को यदि आपने 30 से इंटू किया तो हमारा कितना आंसर आया 1500। यदि हम ये 50 बैग को ए और बी में कंपेयर करें कि ए को कितना रेंट मिला, जब हम कितना यूज कर रहे हैं लैंड को, ए ग्रेड की लैंड और बी ग्रेड की लैंड, ओनली 2 जब हम कर रहे हैं तो हमको कितना मिला है यहाँ पर रेंट 1500। दैट इज प्राइस ऑफ प्रोड्यूस विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन मार्जिनल लैंड, एंड एट दिस प्राइस प्रोडक्ट ऑफ ए ग्रेड लैंड विल बी सोल्ड एट द सरप्लस ऑफ रुपीज इज रुपीज 1500। तो 1500 रुपीज ए ग्रेड की लैंड को रेंट मिला। इसी प्रकार यदि वो लाइक दिस और न्यू सेटलर्स आ रहे हैं, पॉपुलेशन और मोर इंक्रीज हो जा रही है सेम प्लेस पर, यदि और पॉपुलेशन आकर सेटल हो रही है, तब वो लोग किसको करेंगे, ए ग्रेड का लैंड फिनिश हो गया, बी ग्रेड का लैंड फिनिश हो गया, अब नए जो सेटलर्स आ रहे हैं उनको क्या यूज करना पड़ेगा, सी ग्रेड की लैंड यूज करना पड़ेगा। जब वो सी ग्रेड की लैंड यूज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम है, ए में, बी में, सी में, सब ग्रेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सेम, तो 6000 रुपीज। एंड हाउ मेनी बैग्स दे कैन प्रोड्यूस, in C grade we can say the cost of production is 6000 rupees and the output in bags is 150 bags of food grain. So we can see, क्या देख सकते हैं हम लोग कि यदि हम सी ग्रेड की लैंड में भी यूज कर रहे हैं तब मार्जिनल लैंड विल बी सी ग्रेड लैंड। ओके, यहाँ पर अंतिम वाली लैंड कौन सी हो गई सी। अब कंपेयर के लिए क्या मिल गया, ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं हम किससे, सी ग्रेड की लैंड से, तो सी ग्रेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6000 है और आउटपुट कितना है 150 बैग्स ऑफ फूड ग्रेन है। तब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कितना एक्स्ट्रा मिला, ए ग्रेड को 100 बैग्स एक्स्ट्रा मिला और बी ग्रेड में कितना प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुआ 50 बैग्स एक्स्ट्रा हुआ। तो अब इसका कंपेयर कर, यदि इसको हम मनी में निकालना चाहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेम सी ग्रेड की जो मार्जिनल लैंड है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उसका आउटपुट से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना है 6000 रुपीज, सॉरी हाँ यस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 6000 रुपीज। 6000 रुपीज को हमने डिवाइड किया कितने से 150 बैग से, तो हमारा कितना आंसर आया 40। तो 40 को इंटू करिए 100 से तो कितना आ जाएगा, यदि इसको हम 40 बैग जो हमको रेंट के रूप में मिल रहा है उसको यदि मनी फॉर्म में देखना चाहे तो 1000 को हमको 40 से इंटू करना पड़ा, तो क्या आया 4000 रुपीज। इसी तरह सेम यदि बी ग्रेड में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सी के कंपेरिजन में 50 बैग्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 50 को हमने इंटू किया 40 से, तो 40 से इंटू किया था कितना आया 2000 रुपीज। तो ए लैंड में हमको 4000 और बी लैंड में हमको 2000 रुपीज के इक्वल रेंट मिल रहा है। इसी को हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया है। तो हम क्या देख रहे हैं, डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पे वी एक्सप्रेस ग्रेड्स ऑफ लैंड एंड ऑन वाई एक्सिस हम प्रोडक्शन को दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इन रुपीज। तो रुपीज में आप देखिए ए बी एंड सी आर द लैंड, ए इज द मोर फर्टाइल लैंड, बी इज लेस फर्टाइल लैंड एंड सी इज सबसे कम लेस फर्टाइल कंपैरिजन टू ए एंड बी। तो जो सी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, सी में कितना प्रोडक्शन है उतने के इक्वल हमने क्या देखा, कोई रेंट नहीं मिल रहा ए और बी को, इससे एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्शन है ए और बी में वो क्या है रेंट है। तो ए में 4000 रुपीज के इक्वल और बी में 2000 रुपीज के इक्वल रेंट मिल रहा है। तो assumptions of the theory, there is a perfect competition in the economy। क्या assumptions है, क्या मान्यता माने, क्या कंडीशंस रखा है रिकॉर्डो ने। पहला है कि परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी में होना चाहिए, वो देश में या अर्थव्यवस्था में जहां पर भी हम रेंट का देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट थ्योरीज देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वहां पर परफेक्ट कंपटीशन है। लैंड इज अ नेचर गिफ्ट,
इट हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये लैंड हमको कहाँ से मिला है? नेचर से मिला है, प्रकृति का देन है और इसके लिए कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई और सप्लाई फॉर लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। जो लैंड की सप्लाई है वो कैसी है? बिल्कुल बेलोचदार, इनइलास्टिक। इसको हम 1 इंच भी ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। लैंड हैज ओरिजिनल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल पावर। और लैंड में कुछ ओरिजिनल और अविनाशी, क्या कहते हैं, मूल और अविनाशी, जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, नाश नहीं हो सकती, ऐसे पावर्स हैं। लैंड इज यूज्ड ओनली फॉर कल्टीवेशन। लैंड हैज नो अल्टरनेटिव यूजेस। और रिकॉर्डो ने क्या मान लिया है कि जो लैंड है उसको हम केवल किसके लिए यूज करते हैं? कल्टीवेशन या खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए यूज में लाते हैं और उसका दूसरा कोई भी यूज हम नहीं करते हैं। लैंड इज हेट्रोजेनियस, दैट इज इट डिफर इन फर्टिलिटी। तो जितनी भी लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। फर्स्ट द बेस्ट लैंड देन द लेस फर्टाइल लैंड इज कल्टिवेटेड। और इन्होंने एक और क्या माना कि जब भी हम यूज करेंगे लैंड को तो सबसे पहले जो बेस्ट लैंड है, जो मोर फर्टाइल लैंड है, उसी को हम यूज करेंगे, उसके बाद लेस फर्टाइल लैंड को हम यूज करेंगे। लैंड इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल whenever it is cultivated। और इन्होंने क्या माना, जब भी हम कल्टीवेशन के लिए लैंड को यूज करेंगे तो ऑलवेज यहाँ पर कौन सा लॉ इंप्लीमेंट होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी घटता हुआ उत्पादन हमको प्राप्त होगा। रेंट इज अराइज इन द लॉन्ग रन। और जो रेंट है कभी भी शॉर्ट रन में नहीं मिल रहा है, कब मिल रहा है? लॉन्ग रन में। यह भी रिकॉर्डो ने मान लिया है। लैंड ऑफ द लास्ट ग्रेड हैज नो रेंट। और जो भी लास्ट लैंड है, जो मार्जिनल लैंड है, वहां पर रेंट नहीं मिलेगा, ऐसा रिकॉर्डो ने मान लिया है। क्रिटिसिज्म ऑफ द रिकॉर्डियन थ्योरी, क्या इसकी आलोचनाएं हैं, क्या इसमें कमियां हैं? There is no perfect competition even in the agriculture. Perfect competition is not found. तो ये क्या माना गया है कि जो परफेक्ट कंपटीशन की इन्होंने मान्यता रखी है, मान लिया है, वो कैसा है? काल्पनिक है। वास्तविकता में, रियलिटी में परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता। There are no original and indestructible पावर्स ऑफ द लैंड। और लैंड में भी कोई ऐसा मूल, मौलिक, ओरिजिनल और अविनाशी शक्तियां नहीं होती। ऐसी शक्तियां नहीं है जो कि ओरिजिनल हो और इंडिस्ट्रक्टिबल हो या डिस्ट्रॉय ना हो सके, ऐसा कोई पावर नहीं होता। इट एज्यूम्स दैट लैंड हैज नो अदर यूजेस एक्सेप्ट कल्टीवेशन बट द लैंड विल हैव मैनी यूजेस। तो लैंड को केवल हम कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि दूसरे बहुत से कामों में, रहने के लिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्री के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो यह भी एक कमी है। It assumes that first the best land will be cultivated, but it is not true always, as T. Corway and American economists proved that this order is not correct। ये हमेशा नॉलेज हो कि ये फर्टाइल लैंड है, ये लेस फर्टाइल लैंड है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम केवल पहली बार जब यूज करें तो बेस्ट फर्टाइल लैंड को या ए ग्रेड की लैंड को ही हम यूज करें। Rent arise in the short run also for the fixed factor Marshall called is quasi rent। और रिकॉर्डो ने एक माना कि ये लॉन्ग रन में रेंट मिलता है, यह भी गलत है। मार्शल ने हमें बताया कि शॉर्ट रन में भी रेंट अराइज होता है, रेंट मिलता है और उसको क्वाजी रेंट कहते हैं। नो रेंट लैंड कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू, एवरी लैंड विल हैव रेंट। और रिकॉर्डो ने एक और क्या माना कि जो मार्जिनल लैंड है वहां पर कोई रेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी लैंड नहीं है जिसमें रेंट ना मिले। इट एज्यूम्स दैट रेंट occurs to land alone, but economic rent is an element in the incomes of all the factors। ये क्या बोल रहे हैं कि it assumes that rent occurs to land alone, but economic rent is an element in the incomes of all the factors। इन्होंने एक माना है कि ये फैक्टर्स की इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन रेंट तो फैक्टर्स की इनकम में इंक्लूड होता है। Assumptions of rent is price determined is wrong. In fact, on the basis of rent, price is determined। ये क्या बोल रहे हैं कि रेंट प्राइस को डिटरमाइन नहीं करता है, लेकिन एक्चुअली में प्राइस में रेंट इंक्लूड होता है और जो प्राइस डिटरमाइंड होता है उस
कौन कर रहा है? रेंट प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है। Despite this weakness, the Ricardian theory of rent is more useful in the forming of various policies. लेकिन भले ही इसमें कितनी भी हम कमियां देखें, दोष देखें, फिर भी यह जो थ्योरी है बहुत यूजफुल है। बहुत सारी पॉलिसीज या नीतियां बनाते समय ये बहुत यूजफुल है। Now we can see concept of wage. According to Benham, wage is the sum of money paid under contract by an employer to a worker as reward for the services rendered by him. तो wage क्या है? wage जो लेबर है उसका कंट्रीब्यूशन जो उसने प्रोडक्शन में दिया है उसके लिए उसको जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको हम वेज कहते हैं या मजदूरी कहते हैं। टाइप्स ऑफ वेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेज, मनी वेजेस और नॉमिनल वेजेस एंड रियल वेजेस। तो जो वेजेस है उसके टू टाइप्स हैं, मजदूरी के दो प्रकार हैं, एक हम मनी फॉर्म में देते हैं या मुद्रा के रूप में देते हैं और दूसरा रियल वेजेस जिसको हम असल मजदूरी या वास्तविक मजदूरी भी कहते हैं। मनी वेज, money wages are also called as nominal wages. Money wages refers to the amount of money income received by the laborers as reward for the services rendered by them either in physical or mental form. तो जो भी श्रमिक है, लेबर है, वो चाहे फिजिकल लेबर करे या फिर मेंटल लेबर कंट्रीब्यूशन दे प्रोडक्शन में, तो वो उसको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है उसके लिए उसको जो उसका प्राइस मिल रहा है उसको हम वेज कहते हैं। लेकिन यदि हम उसको मनी फॉर्म में दिए तो वो क्या कहलाता है? मनी वेजेस। तो जो लेबर को उसका पारिश्रमिक हम मनी मुद्रा के रूप में देते हैं, मनी फॉर्म में देते हैं, उसको हम मनी वेज कहते हैं। रियल वेज, रियल वेज रिफर्स टू द परचेसिंग पावर ऑफ मनी वेजेस रिसीव्ड बाय द वर्कर्स। तो रियल वेजेस क्या है? जो मनी इनकम लेबर को मिली है उससे वो क्या खरीद सकता है, यानी उसकी जो परचेसिंग पावर है, कितना कितना चीजें वो खरीद सकता है इस मनी इनकम से, मनी वेजेस से, उसको हम रियल वेजेस कहते हैं। रियल वेजेस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर कैन बाय विच हिज मनी वेजेस। तो इसको हम गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में दिखा सकते हैं जो लेबर ने अपनी मनी वेज से परचेस की है। The real wage is said to be high when a laborer obtains larger quantity of goods and services with his money income. यदि if जो लेबर है अपनी मनी वेजेस से मोर क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज परचेस कर सकता है तब हम कहेंगे कि रियल वेज हाई है। In addition to money wages, workers may receive various facilities, benefits, and comforts in terms of goods and services for their work, and this will be included in the real wages. और जो मनी वेजेस से जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस की है कितनी क्वांटिटी में, प्लस उसको एडिशन मैंने और क्या जहां वो काम कर रहा है उसकी तरफ से उनको फैसिलिटीज मिलती है, क्या क्या फायदे मिलते हैं, जैसे उनको रहने के लिए घर मिल सकता है, उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज मिल सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल सकती है, ये सब भी क्या आएगा उसमें इंक्लूड होगा, रियल वेजेस में इंक्लूड होगा।